Hello students, today we will study about the optical isomerism in complex। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होने की कंडीशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये अपने को ऑलरेडी पता है, हम लोग 11th क्लास के बेसिक्स में ये सारी चीज़ें देखते हैं। और दूसरा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं उसी चीज़ को, कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, जैसा कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए किया था। फर्स्ट आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टू केसेस है, फर्स्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में सीधा हम लोग ये ध्यान में रखें कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑलवेज एक प्लेन में लाई करता है और उस प्लेन को हम लोग पूरी तरह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे जिससे हम लोग उसको इक्वल पार्ट में कट कर लेंगे। तो इसमें कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चाहे कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लिया जाए मेरे पास एक एग्जांपल है M है और यहाँ पे 4 डिफरेंट लिगेंड्स इससे अटैच रहे होंगे। मैंने इसका नाम दे दिया ABCD। तो ये सारे जो रहे होंगे एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे और एक ही प्लेन में लाई करने की वजह से हम लोग जो पेपर का या तो बोर्ड का प्लेन हम लोग बोले उससे हम लोग इसको इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड रहा होगा वो रहा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहा होगा। तो ये सिर्फ हम लोग देखने वाले हैं किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सेकंड यहाँ पे बात होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में जहाँ तक अगर बात की जाए तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक ही टाइप का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या शो कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। वो भी किस टाइप का, जिसमें 4 के 4 लिगेंड जो रहे होंगे डिफरेंट रहेंगे, ABCD। सिर्फ यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जहाँ पे ये चारों के चारों लिगेंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इसके हम लोग बोलेंगे दो फॉर्म होंगे, 2OI होगा यहाँ पे, मतलब एक फॉर्म D रहा होगा और दूसरा फॉर्म इसका L रहा होगा, D फॉर डेक्स्ट्रो, L फॉर लिबो, जो कि अपने को ऑलरेडी पहले से पता है। यहाँ पे हम लोग इसको अगर ड्रॉ करें तो ये M आएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, ये B आ जाएगा, फिर यहाँ पे मान लेते हैं C और यहाँ पे D। तो जैसा कि हम लोग कायरल सेंटर के बारे में देखते हैं उसी टाइप का ये समझ लो कि 4 डिफरेंट ग्रुप इससे अटैच है और ये sp3 हाइब्रिडाइज रहा होगा। तो ये जो रहा होगा एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहा होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे पहला हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन टेट्राहेड्रल में होगा तो सिर्फ एक ही टाइप के कॉम्प्लेक्स ले जिसमें MABCD टाइप रहा होगा। और अगर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे देखा तो हमने बात किया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। यहाँ पे केस नंबर 2 पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होने वाली है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि मेरे पास है MA4B2। और देखो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखने के लिए पहले तो तुम्हें GI के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे MA4B2। तो देखो इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, अगर कोई भी दो सेम लिगेंड अगर 180 डिग्री पे प्रेजेंट रहेंगे तो वो फिक्स है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। यहाँ पे इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से। जैसे कि अपने पास क्या क्या प्लेन हो सकता है तो हम लोग ड्रॉ करके यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ए मैंने यहाँ पे डिनोट किया और मान लो कि यहाँ पे B रहा होगा। तो अगर मैं इस प्लेन से इस मॉलिक्यूल को कट करूँ तो ये दो इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, मतलब ये जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहा होगा। बस यहाँ पे सिंपली अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री से चेक कर लेना है, मतलब इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नो OI मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, OI फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका अगर हम लोग दूसरा फॉर्म भी देखें तो यहाँ पे B और B को हमने 90 डिग्री पे रखा है, तो दूसरे केस में हम लोग मान लेते हैं B और B को मैं 180 डिग्री पे रख देता हूँ। इस केस में भी इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी ऑप्टिकली क्या रहा होगा, इनएक्टिव रहा होगा।
क्योंकि यहाँ पे दो सेम ग्रुप मैंने पहले ही बता दिया, अगर 180 डिग्री पे प्रेजेंट रहें तो वो फिक्स है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहा होगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स कर लो। यहाँ पे भी अगर हम लोग नेक्स्ट केस देखें, ये पार्ट हम लोगों ने देखा। सेकंड पे हम लोग अगर आ जाते हैं, सपोज डेट अगर मेरे पास बी केस है MA3B3, तो MA3B3 में भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। हम लोग ड्रॉ करके अगर देखें तो इसमें भी सेम कहीं ना कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाती है, तो इसमें भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सी केस में, सी में यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ MA2B2C2। तो हम लोगों ने देखा था कि MA2B2C2 के टोटल यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म किया था 5 GI हम लोगों ने बनाए थे, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से उसमें से एक ही ऐसा आइसोमर्स है जो इसमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। वो कौन रहा होगा? तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सारे के सारे लिगेंड जो रहेंगे एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहेंगे, वो भी सेम वाले। यहाँ पे सारे के सारे जो हम लोगों ने बात की, जैसे ए को भी मैंने 90 रख दिया, बी को भी 90 रख दिया, सी को भी 90 रख दिया। अगर यहाँ पे हम लोग सबको 90 डिग्री एंगल पे प्लेस करें तो इसमें कहीं से भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रही होगी। मतलब ये जो कंपाउंड रहा होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा। और इसके दो फॉर्म होंगे, एक डी फॉर्म आएगा, इसका एल फॉर्म आएगा। और अपने से अगर कोई पूछ ले कि इसमें टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसके लिए जो आने वाले होंगे वो आएगा 6 आएगा, क्योंकि 5 तो GI थे जिसमें से एक फॉर्म का 2 आ गया, तो वहाँ पे 5+1 हम लोग उसमें और ऐड कर देंगे, तो 6 इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएँ यहाँ पे सी के बाद डी केस आते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं MA ट्वाइस और B2 के बारे में। तो हम लोगों ने इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे थे। अब इसमें से कौन सा आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो फॉर्म इसके फिर से ड्रॉ किए। मैंने पहले फॉर्म में B और B को कहाँ पे रख दिया? 90 डिग्री पे। ये दोनों A जो आ गए यहाँ पे 90 डिग्री, फिर से जो दूसरा A है वो भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे अगर देखें, और एक और फॉर्म इसका हम लोग देखते हैं, दोनों फॉर्म में से पहले डिसाइड करेंगे कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा, कौन इनएक्टिव रहा होगा। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया क्योंकि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखो यहाँ पे तो अपने को दिख रहा है B और B कहाँ पे? 180 डिग्री पे। मतलब ये फिक्स है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसके पेपर पे प्लेन से अगर मैं कट करूँ तो आसानी से ये कट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा होगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें कहीं से भी कोई भी क्या नहीं रही होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रही होगी। मतलब ये एब्सेंट नो POS रहा होगा। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहा होगा। तो अपने को समझ में आ गया होगा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसके अगर मेरे से कोई पूछ ले, क्योंकि इसके दो फॉर्म हो गए और ये अकेला फॉर्म हो गया, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो हो जाएंगे वो 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अपने को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कब अपने को देखना है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स और कैसे अपने को जज करना होगा यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट केस है MA थ्राइस। इसका देखते हैं कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड ही रहे होंगे। तो मैंने A और A को यहाँ पे प्लेस किया, ये बाइडेंटेड लिगेंड को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे प्लेस किया तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड को। ऐसे तो देख करके लग रहा होगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। और रीजन ऐसे भी देख सकते हैं, ये बॉन्ड जो रहा होगा वो बोर्ड के प्लेन के ऊपर रहा होगा, और ये जो रहा होगा बॉन्ड वो बोर्ड के प्लेन के नीचे रहा होगा। तो ऐसा हम लोग कभी नहीं बोल सकते कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसका जो मिरर इमेज आता है वो कैसा आता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहा होगा। अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस टाइप का आएगा। तो इसका जो मिरर इमेज आ रहा है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो हम लोग बोलेंगे 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। बट इसका GI पॉसिबल नहीं होता है, बट इसका OI पॉसिबल रहेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग, FMAB ट्वाइस
B2। इसका अब हम लोग चेक करने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमने ड्रॉ किए थे वो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ किए थे। फिर से हम लोग उसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम लोगों ने इसके टोटल 5 GI यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, जो हमने पहले ड्रॉ किए थे। ये टोटल इसके 5 GI रहे होंगे। तो देखो पहले जो दो केस है उसमें B और B अपने को दिख रहा है 180, और यहाँ पे भी B और B 180 दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहे होंगे, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे इसको। ये भी जो रहा होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहा होगा। लेकिन अगर इस तीनों के लास्ट के 3 केसेस अगर हम लोग देखें तो ये जो होंगे तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कहीं से भी तुम कट करके देख सकते हो, कोई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रही होगी। तो ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी एक्टिव रहा होगा और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके भी 2 फॉर्म होंगे, इसके भी 2 फॉर्म होंगे और इसके भी 2 फॉर्म, और ये दोनों जो रहे होंगे वो सिंगल सिंगल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 6 + 2 8 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 स्टीरियो आइसोमर्स इसके पॉसिबल रहे होंगे यहाँ पे। तो सबको समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम लोग आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बोला गया CrNH3 6। तो ये Ma6 टाइप का एक तरह से एग्जाम्पल है, और इसमें सारे के सारे लीगेंड सेम है। तो सारे के सारे लीगेंड अगर सेम होते हैं तो इसका ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। वैसे भी इसमें ऑप्टिकल पूछा गया है। यहाँ पे भी देखो तो सारे के लीगेंड सेम है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं रहा होगा। अब देखो अगर मैं इस ऑप्शन पे जाऊँ तो इसमें 3 लीगेंड सेम है और चौथा वाला लीगेंड क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसमें भी कभी ऑप्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने बताया था कि सिर्फ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही शो कर सकते हैं, और वो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा होना चाहिए, सारे के सारे लीगेंड डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 लीगेंड सेम है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि ये जो केस हो गया MAA थ्राइस का, तो जो हमने सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल किया था उसमें यही था। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो बोथ लिंकेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले लिंकेज की बात आती है। तो लिंकेज के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि जिसमें भी एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो वही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि एक ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, सी ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। अब बचते हैं मेरे पास 3 ऑप्शन। यहाँ पे देखा है तो NO2 प्रेजेंट है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे भी एम्बीडेंटेड है और यहाँ पे भी एम्बीडेंटेड है। तो देखो NO2 एम्बीडेंटेड, अब ये 3 रहेगा। अब दूसरा इसने बोला कि वो आयोनाइजेशन भी शो करना चाहिए। तो आयोनाइजेशन शो करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें जो होते हैं आयन एक दूसरे पोजीशन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो NO2 बाहर भी अंदर भी, तो इसमें तो एक्सचेंज क्या कराएंगे, अंदर भी जाएगा, तब भी वही फॉर्मूला रहेगा। इसमें भी अगर चेक करें तो NO2 ही अंदर जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, NO2 तो अपना लिंकेज शो करने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, Cl अंदर आ जाए और Br बाहर निकल जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो डी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि NO2 से ही ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसके अंदर में और कोई आयन प्रेजेंट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई CONH3 Br2। तो एक तरह से देखा है तो ये केस है MA4B2 का केस है। तो MA4B2 का केस है, तो हम लोगों ने देखा था इसका ऑप्टिकल तो हो नहीं सकता, लेकिन ज्योमेट्रिकल हो सकता है। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने ड्रॉ किए थे। एक बार दोनों Br को हम लोग क्या करें 90 डिग्री पे, और दूसरी बार 180, मतलब इसका GI पॉसिबल है। और दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन भी शो कर सकता है, क्योंकि Cl एक बार अंदर चला जाए और एक Br बाहर आ जाए, मतलब ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है, आयोनाइजेशन भी पॉसिबल है। ऑप्टिकल तो पॉसिबल नहीं, तो ऑप्टिकल को तो यहाँ से हम लोग पहले ही कट कर चुके हैं। तो इसमें ज्योमेट्रिकल के साथ साथ आयोनाइजेशन भी पॉसिबल है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो ए ऑप्शन सही रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्थ पे जाएं तो फोर्थ में क्या बोला गया है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। नॉट ऑप्टिकली एक्टिव की बात की है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा MAA थ्राइस ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, फिर ये भी वैसा ही हो गया MAA थ्राइस ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा। अब देखो हमने यहाँ पे किया था इसका एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है। सिस का मतलब दोनों Cl जो रहे होंगे वो 90 डिग्री पे रहे होंगे, इसमें Cl 180 डिग्री पे रहा होगा। तो ट्रांसफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या करेगा,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो ट्रांसफॉर्म में ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। ये शो करेगा बट ये शो नहीं करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो डी ऑप्शन सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 3 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, 3 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म होने चाहिए। तो पहला केस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया है MA3B3, और हम लोगों ने देखा था कि MA3B3 के टोटल 2 GI होते हैं और उसका कोई ऑप्टिकल नहीं होते, मतलब इसके 2 ही आइसोमर्स हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पे बात किया तो MA थ्राइस का केस है, MA थ्राइस का सिर्फ हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है बट ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता, और ऑप्टिकल होगा तो इसके 2 फॉर्म होंगे, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके बारे में, थर्ड ऑप्शन जो है वो MA2 और AA ट्वाइस का केस रहा होगा। MA2 AA ट्वाइस, मतलब ये जो हम लोगों ने देखा था कि इसका सिस फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकल शो करता है, और ट्रांसफॉर्म तो ऑप्टिकल शो नहीं करने वाला होगा। और यहाँ पे हम लोग देखें कि इसके टोटल अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो अब सिस वाला 2 फॉर्म रहा होगा और ट्रांस एक अकेला रहा होगा, तो टोटल 3 इसके हो जाएंगे, मतलब थर्ड सही है अपने लिए। यहाँ पर भी देखो सेम उसी टाइप का, बस Cl की जगह पे यहाँ पे क्या गया है, उसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसका भी हम लोग देखेंगे सिस फॉर्म जो रहा होगा वो क्या करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, तो 2 फॉर्म हो जाएंगे और एक ट्रांसफॉर्म अकेला रहा होगा, तो उसके भी 3 यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब थर्ड और फोर्थ जो होगा उसके 3 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, तो हम लोग जो ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे वो फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है वो है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया PT मेटल रहा होगा, यहाँ पे है NO2 NH3 NH2OH और PY रहा होगा। देखा जाए तो MABCD का केस है, और यहाँ पे अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो ये कॉम्प्लेक्स जो रहा होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब ये होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल के बारे में पूछा गया और दूसरा स्टीरियो पूछा है दूसरे के बारे में, तो इसके ज्योमेट्रिकल हम लोगों ने देखा था कि MABCD के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, मतलब 3 का मतलब A होगा नहीं तो B होगा ऑप्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट केस आते हैं, तो PT ABC, यहाँ पे BR है, CL है, I है, NO2 है, NH3 और PY है। सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है। तो हम लोग देखेंगे MABCDEF का केस, और इसका मैंने एक पॉइंट में लिखवाया था कि उसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो रहे होंगे वो टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहे होंगे। अगर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15 है तो बात किया जाए ऑप्टिकल के बारे में, तो देखो इसमें कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड यहाँ पे डिफरेंट है, और सारे डिफरेंट अगर लिगेंड तो कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं। मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे सबका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, मतलब 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे तो 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे इसके टोटल, 30 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, हर एक के 2-2 फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो B ऑप्शन सही रहा होगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इतने क्वेश्चन, और भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी बुक तुम लोग यूज करते हो उससे। अब हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में देखने वाले हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इसके स्ट्रक्चर वगैरह। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, ऑर्गेनो प्लस मेटेलिक। ऑर्गेनो का मतलब यहाँ पे कार्बन कंपाउंड के बारे में बात होगी, और मेटेलिक का मतलब मेटल रहा होगा। इसको कैसे डिफाइन किया गया वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया कंपाउंड्स इन विच मेटल कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे कि अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो बहुत ही तुम लोगों ने इसका नाम सुना होगा RMGX। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। वैसे ही हम लोग बात करें R2-ZN यहाँ पे रहा होगा, R2ZN भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, जो कि ऑर्गेनिक में बार बार इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग खास करके जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेटल कार्बोनिल के बारे में। मेटल कार्बोनिल जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रहा होगा NiCO4 निकल
टेट्रा कार्बोनिल निकेल इसको बोला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट रहा होगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पढ़ते हैं FeCO5 के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ये रहा होगा एक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं CrCO6, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे निकल एक मेटल है और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं CO2, CO8, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे Mn2, CO10, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो रहे होंगे वो बाई न्यूक्लियस होते हैं और ये सब जो होते हैं मोनो न्यूक्लियस। यहाँ पे दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहे होंगे, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ध्यान में रखना ये जो है वो कोबाल्ट रहा होगा और ये जो रहा होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों को सेम ट्रीट नहीं करेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ OMC, OMC का मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। इसको टोटल 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से यहाँ पे पार्ट्स हैं? सबसे फर्स्ट होता है सिग्मा बॉन्डेड, सेकंड यहाँ पे होता है सिग्मा पाई बॉन्डेड, और थर्ड जो होता है वो पाई बॉन्डेड होते हैं। सिग्मा बॉन्डेड में कौन कौन आते हैं? तो सिग्मा बॉन्डेड में जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वही सारे सिग्मा बॉन्डेड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि RMGX सिग्मा बॉन्डेड में ही आता है। सेकेंड अगर मैंने लिखा है यहाँ पे R2ZN, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। थर्ड जो होता है R2CuLi, जिसको गिलमैन्स रिएजेंट के नाम से बुलाया जाता है, तो ये भी सिग्मा बॉन्डेड में आते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा पाई बॉन्डेड में बात करें तो जितने भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल में लिखा है मेटल कार्बोनिल, वो सब सिग्मा पाई बॉन्डेड की कैटेगरी में आते हैं। और पाई बॉन्डेड में हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? तो पाई बॉन्डेड के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फेरोसीन देखेंगे, फिर सेकंड हम लोग देखेंगे क्रोम बेंजीन के बारे में, थर्ड हम लोग यहाँ पे फिर देखेंगे जीसस सॉल्ट के बारे में। तो ये सब जो रहे होंगे वो पाई बॉन्डेड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे मैं सिग्मा बॉन्डेड को डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड ऑलरेडी अपने को ऑर्गेनिक में आता है। हम लोग सीधा स्टार्ट करने वाले हैं मेटल कार्बोनिल से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेटल कार्बोनिल। तो पहले जितने भी ये सब मेटल कार्बोनिल हैं इनके हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे इसमें। सबसे फर्स्ट जो अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने नाम लिखा था NiCO4। ये सब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जितने का भी रहा होगा ये सबका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा। हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करते हैं, NiCO। VBT में हम लोग और भी देख लेंगे इसके बारे में कि टेट्राहेड्रल ही क्यों होता है, स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होता। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। फिर हम लोग देखेंगे FeCO5, ये जो होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। यहाँ पे ये बनाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं CrCO6, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है ये। फिर आते हैं CO2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये क्या होते हैं? डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं एक्चुअली अपना को आपको स्टेबल बनाने के लिए। एक्चुअली CO4 जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, CO, कुछ इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर रहा होगा।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट एंड लास्ट, Mn ट्वाइस CO10, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा? ये भी बाई न्यूक्लियस का ही पार्ट है, ये भी डाइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा होगा, MnCO10 का स्ट्रक्चर ये कुछ रहा होगा इस टाइप का। तो ये स्ट्रक्चर है मेटल कार्बोनिल्स। अब हम लोग देखने वाले हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये जो मेटल कार्बोनिल में है इनका बॉन्डिंग नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट वगैरह का वो फेवरेट क्वेश्चन है, उसमें बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका बॉन्ड है यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा या तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा या तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल को समझने के लिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर अपने को स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हम लोग आसानी से इस बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो ये अपने से साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। इससे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बट कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा होगा। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बट कार्बन को अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर लेगा। तो ये जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब हम लोग यहाँ पे मेटल कार्बोनिल में कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में कोई मेटल आएगा तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण से कार्बन क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन जब ये अपना लोन पेयर मेटल को देता है तो इससे का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि ये पहले से तो खुद भिखारी था, इस भिखारी ने किसी और को डोनेट कर दिया अपना लोन पेयर। तो ये समझना है कि भिखारी आदमी किसी को लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब यहाँ पे बात हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में ऑक्सीजन क्या बोलता है कि मैं अपना लोन पेयर अगर वापस ले लूँगा तो फिर से ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अब ये सारी बातें क्या होता है, मेटल को जाके बताता है कि अगर मैंने जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिया है वो इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ने वापस ले लिया तो मुझे भी वापस लेना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन में होता क्या है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। क्योंकि जो मेटल होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहा होगा। तो वो क्या करता है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या करेगा, लैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू शेयर करना शुरू कर देगा, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखो पहले यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बाद में यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब हुआ सिंपली ये, क्या पहले इसने क्या किया, इसको शेयर करके कंप्लीट करा इसका ऑक्टेट, लेकिन इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, इस बात पे ऑक्सीजन को गुस्सा आया। तो अब मेटल ने क्या किया, अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयरिंग में कर लिया, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो रहे हैं और पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसी बॉन्डिंग को यहाँ पे बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से बुलाया जाता है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्या हुआ, तो देखो जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो ये क्या होगा, इसके पास आता जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अपने रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर ये आदमी इसके पास आता जा रहा है, मतलब इसके करीब आ रहा है, करीब आने का मतलब बॉन्ड डिस्टेंस जो हो रहा है वो कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इस केस में इंक्रीज हो जाएगा और मेटल और कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज। मतलब एक आदमी किसी दूसरे के करीब आ रहा है और दूसरे से क्या होता जरूर है, एक से दोस्ती बन रही है तो दूसरे से दोस्ती टूट रही है। सिंपल फंडा यहाँ पे है। तो हम लोग नीचे यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग होता क्या है और उसके बाद इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं इस केस में।
तो अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the lateral overlapping of filled inner orbital of metal ion and vacant orbital of carbon atom is termed as synergic bonding। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया सिनर्जिक बॉन्डिंग होने की वजह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेटल और कार्बन के बॉन्ड के बारे में बात करने वाला हूँ कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा है क्या कि कार्बन जो होगा वो मेटल के पास गया था, जिसकी वजह से हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे बोलेंगे बॉन्ड लेंथ क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब एक के करीब गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, और अगर बॉन्ड लेंथ किसी का कम हो जाए तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बारे में बात करूं तो मेटल के पास आ रहा है कार्बन, तो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, तो मतलब उससे दोस्ती यहाँ पे ब्रेक हो रही है। और दोस्ती अगर ब्रेक हो रही है तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि उस दोनों का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कार्बन ऑक्सीजन का इंक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड ऑर्डर भी इसका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे क्या क्या हम लोगों ने देखा कि मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग होने की वजह से, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर हम लोग अगर यहाँ पे देखें एक नोट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हाइयर द चार्ज डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल, higher will be the donating tendency। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ। सीओ का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब सी जो है वो ऑक्सीजन से दूर जा चुका है और मेटल के पास जा चुका है। सिंपल अगर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझे तो, और मेटल के पास तभी जाएगा जब मेटल जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जितना ज़्यादा वो अपना प्यार जताएगा उतना ही हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन से क्या होता जाएगा, वो दूर होता जाएगा। तो यहाँ पे मेटल कार्बन पास तभी आएंगे जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 रहा होगा, यहाँ पे कार्बन ये कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहा होगा, यहाँ पे Fe का -2 रहा होगा और Mn का +1। तो यहाँ से मुझे देख करके लग रहा है कि Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है, कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हम लोग को देख के लग रहा है कि Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब उसके पास डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और डोनेट जितना ज़्यादा करेगा उतना मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपना ऑप्शन होना चाहिए वो सी ऑप्शन होना चाहिए। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CO बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले में देखेंगे -1 है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1, यहाँ तो और एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। तो देख करके लग रहा है कि Fe के पास ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बाहर से और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो चुका है, तो उसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा रही होगी। तो मेटल कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डोनेट करेगा तो उतना पास आ जाएंगे मेटल कार्बन, और कार्बन जो होगा ऑक्सीजन से दूर चला जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ उसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट केस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड का मतलब रहा होगा यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ रहना चाहिए वो बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, कम, तभी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा। अब यहाँ पे उल्टा देखना है कि बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। कम होने का मतलब मेटल जो होगा वो कम से कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मेटल अगर कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल के पास वो कम जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के पास में ही रहना पसंद करेगा। और वो कब हो सकता है, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो यहाँ पे प्लस चार्ज एक के ऊपर ही दिख रहा है अपने को। प्लस चार्ज होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस केस से बाहर जा चुका है, तो हम लोग बोलेंगे इस केस में
मेटल और कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहा होगा और कार्बन ऑक्सीजन का क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन जो होना चाहिए बी। अब आई थिंक इस 3 क्वेश्चन से अपने को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मेटल कार्बन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बस इसी टेक्निक से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से पाई बॉन्डेड के बारे में। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में सबसे पहला जो नाम आता है, जिसमें नाम आता है फेरोसीन का। फेरोसीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe, यहाँ पे रहा होगा ζ⁵ C5H5 होल ट्वाइस। ये जो फॉर्मूला है ये फेरोसीन का फॉर्मूला है। अब इसको पाई बॉन्डेड क्यों बोला गया, तो एक्चुअली जो C5H5 है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे एक रहा होगा लोन पेयर, ये 2 बॉन्ड रहे होंगे, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या रहा होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पे ζ⁵x जो होता है, यहाँ पे x जो होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लिगेंड। एक लिगेंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसी को डिनोट करता है। ये जो x यहाँ पे रहा होगा, तो इसमें दिख रहा है कि 5 कार्बन है, इसीलिए इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो Fe रहा होगा बीच में। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही रहा होगा, नीचे भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्वाइस लिखा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये भी डोनेट करेगा, यहाँ से इधर से भी डोनेट हो रहा होगा, इधर से भी डोनेट हो रहा होगा, सेम इधर से भी, ऐसे करके इधर से डोनेट हो रहे होंगे। क्योंकि इसके पास हम लोग अगर बात करें तो हम लोग बोलेंगे कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। तो 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, ऐसे करके ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच कॉम्प्लेक्स के नाम से भी बुलाते हैं। इसको सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि कुछ उसी टाइप का, मान लो कि ये ऊपर का एक पार्ट है, ये नीचे का, और Fe बीच में उसके प्रेजेंट रहा होगा, तो इसलिए इसको सैंडविच कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा होगा, क्योंकि 6 अपने को यहाँ पे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रहा होगा पाई बॉन्ड की वजह से आ रहे हैं, इसलिए पाई बॉन्डेड की कैटेगरी में रखा होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड डोनेट हो रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे बात होती है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहा होगा, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज, तो यहाँ पे 2 ऐसे ऐसे रहेंगे, तो 2 माइनस है, माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा होगा, +2 रहा होगा। तो इसका नाम होता है फेरोसीन होता है। अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि फेरोसीन का IUPAC नेम क्या रहा होगा, तो ये तो हम लोगों ने फेरोसीन जो बोला है वो कॉमन नेम है। इसका जो IUPAC नेम होना चाहिए वो होगा बेस ζ⁵ साइक्लो पेंटा डाइइनाइल। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे आयन 2। ये इसका IUPAC नेम रहा होगा। अब सेकेंड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो हम लोगों ने सेकेंड जो नाम लिखा था वो नाम लिखा था क्रोम बेंजीन का। क्रोम बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Cr ζ⁵ C6H6 और होल ट्वाइस रहा होगा। तो ये फॉर्मूला जो होगा वो क्रोम बेंजीन का रहा होगा। फिर से अपने को यहाँ पे दिख रहा है 6, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट करता है। यहाँ पे अपने को बेंजीन का स्ट्रक्चर बेको भी पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेंजीन में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड ही रहा होगा, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है क्रोम बेंजीन का। तो जो इसका स्ट्रक्चर रहा होगा यहाँ पे वो रहा होगा Cr, ऊपर में एक बेंजीन रिंग हम लोग बना लेते हैं। मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ही बना देता हूँ, कुछ इस टाइप के रहा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। सेकेंड एक और मैंने यहाँ पे नीचे बेंजीन रिंग बनाया। अब ये क्या करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से तो 3 3 यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बनेंगे, इससे 3 पाई बॉन्ड ऐसे बन रहे होंगे।
और इस केस में भी अगर हम लोग बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहा होगा 6 रहा होगा। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं सैंडविच कॉम्प्लेक्स, ये भी सैंडविच कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ये 0 रहा होगा, क्योंकि दोनों में से किसी के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहा होगा। अगर हम लोग इसका IUPAC नाम की बात करें कि इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, तो IUPAC नेम की अगर हम लोग बात करें तो IUPAC नेम होना चाहिए इसका हम लोग लिखेंगे बिस (6) बेंजीन क्रोमियम 0, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो ये इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड यहाँ पे बात करने वाले हैं कि थर्ड जो है कौन सा कंपाउंड हम लोगों ने देखा था, तो थर्ड कंपाउंड है जिसेस सॉल्ट। जिसेस सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PtCl3C2H4 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये इसका फॉर्मूला है। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहा होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो Pt है, Pt के साथ टोटल 3 क्लोरीन अटैच रहे होंगे। यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है और यहाँ पर भी Cl है। लेकिन एक जो होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक पाई प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग पाई बॉन्डेड की कैटेगरी में रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट हो रहा होगा। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी है। यहाँ पे अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहा होगा इसका 6 रहा होगा। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 रहा होगा, +4। और इसका IUPAC नेम अगर देखें तो IUPAC नेम जो होना चाहिए वो यहाँ पे ये क्लोरो है, वो इथिलीन है, तो हम लोग लिखेंगे ट्राई क्लोरो इथिलीन प्लैटिनम 4, जो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, तो हम लोगों ने देख लिया सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा पाई बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड के बारे में। तो यहाँ तक अपने को कम्प्लीटली रिवाइज करके रखना है। तो फिर हम लोग आगे VBT वगैरह के बारे में देखेंगे। और आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए सब इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए।